तो अब हम लोग का शुरू होता है वही चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, चल तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बात समझो, रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो उससे पहले ये समझ लो कि क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, कि कुछ पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी, केमिस्ट्री में प्रॉपर्टी दो टाइप्स का होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी जो किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल नेचर को डिसाइड करेगा, नहीं जैसे कि लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, कलर हो गया, ये सब स्मेल हो गया, ये सब कौन सा प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये, जैसे कि किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन करने का नेचर, जैसे बहुत सारा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बहुत सारा सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा, बहुत सारा सब्सटेंस फास्ट रिएक्शन करता है, स्लो रिएक्शन करेगा। तो जो सब्सटेंस का रिएक्टिंग नेचर है, रिएक्टिविटी है, रिएक्शन बिहेवियर है, तो ये सब कौन प्रॉपर्टी हो गया? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, तो हमने पढ़ा था क्लास 9th में कि अगर सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग होता है तो उसको कौन सा चेंज बोलेंगे? फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज बोलेंगे। और अगर केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है इसको बोलेंगे केमिकल चेंज। और जेनरली हमने देखा था कि फिजिकल चेंज नेचर में रिवर्सिबल होता है, नहीं उसके भी उसमें केमिकल प्रॉपर्टी में तो बदलाव हो नहीं रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव हो रहा है, तो फिजिकली उसको फिर से पुराने वाले स्टेज में लाया जा सकता है। और जनरली केमिकल चेंज क्या होता है कि नेचर में इरिवर्सिबल होता है, एक बार बदल गया तो बदल गया। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि पानी, बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पिघल के पानी बन गया, तो बर्फ पिघल के पानी बन गया तो उसके किस चीज में चेंजिंग हुआ? स्टेट में। बर्फ सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। और हमने देखा था कि स्टेट कौन सा प्रॉपर्टी है? स्टेट ऑफ मैटर फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव हुआ तो स्टेट में बदलना कौन सा चेंज हो जाएगा? फिजिकल चेंज। तो अगर बर्फ से बना हुआ है पानी, फिर से ठंडा कर देंगे तो फिर से पानी जम जाएगा तो क्या बन जाएगा? बर्फ। फिजिकल चेंज हुआ, ये रिवर्सिबल है कि नहीं है? है। लेकिन कागज जल के राख बन जाए तो फिर से उसको हम लोग कागज बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो कागज का राख बनना कौन सा प्रॉपर्टी है? जो चेंज हुआ है, जो कागज से बन गया है राख, कागज जल के धुआं बन के उड़ गया, और जो बच गया राख बच गया, तो ये कागज से राख और धुआं में कन्वर्ट होना कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। और ये क्या रिवर्सिबल है क्या? ये रिवर्सिबल नहीं है। बहुत सारा चेंजेस है हमारे नेचर में, जो फिजिकल चेंज है, जो केमिकल चेंज है। आम का पकना, अभी आम टाइम हुआ है, मुजर लग रहा है ना, हमारे आम पर भी खूब बढ़िया मुजर लगा हुआ है ना। अब बस भगवान से ये रहता है कि कोई आंधी ना आ जाए, आंधी आ जाए तो सारा मुजर झड़ जाता है। मुजर है क्या? खुश, दिल खुश रहता है, बहुत ज्यादा मुजर आया हुआ है, मतलब इस साल फल खूब बढ़िया लगेगा। लेकिन क्या होता है, जिसमें आंधी आएगा, एक दिन आंधी पानी आएगा जोर से, सारा का सारा मुजर झड़ जाता है ना। टिकोरा बनने से पहले ही बाजार साफ हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो उसमें तो टिकोला लग जाएगा, और फिर टिकोरा से उसमें आम बनेगा, पकेगा। तो फल का पकना कौन सा चेंज है? क्योंकि पकने के बाद फिर से वो कच्चा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों होता है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फल का पकना कौन सा चेंज है? केमिकल। इवन हम लोग खाना खाते हैं, सुबह में खाना खाएं, फिर दोपहर में खाएंगे नहीं खाएंगे, फिर शाम को, फिर अगले दिन, फिर उसके बाद दोपहर में, डेली तो काम यही है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग में फूड, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, लोग न्यूट्रिशन होता है, वो सब फूड का क्या होता है? डाइजेशन। और डाइजेशन ऑफ फूड कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। समझ में नहीं रहा है? तो अब फूड एक बार डाइजेस्ट हो गया तो क्या डाइजेस्ट होने के बाद अनडाइजेस्टेड तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और जो डाइजेस्ट हो गया वो तो न्यूट्रिएंट्स बन के सेल के साइटोप्लाज्म में एसिमिलेट हो जाएगा। पहले होगा एब्जॉर्प्शन और तब होगा एसिमिलेशन। ये अलग बात है कि उसके बाद होगा रेस्पिरेशन, तो उससे हम लोग को एनर्जी मिलेगा। तो अब जो डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट को मिला के फिर से फूड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड नेचर में रिवर्सिबल हुआ कि इरिवर्सिबल हुआ? इरिवर्सिबल हुआ। ठीक है, तो
देखो यहाँ तक समझ में आया कि चेंज दो टाइप्स का केमिस्ट्री में, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव हो तो हो गया फिजिकल चेंज, और केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव हो तो जनरली नेचर तो देखे लिए कि कौन रिवर्सिबल है और कौन रिवर्सिबल नहीं है, मतलब इरिवर्सिबल। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल, सब हम 9th में देख चुके हैं ना, उतना भी नहीं जाना है। तो यहाँ से अगर हम लोग चेंज के बारे में देखेंगे तो चेंज दो टाइप्स का, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग होता है तो फिजिकल चेंज, और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग होता है तो केमिकल चेंज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी किसी ऑब्जेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो इन सब में अगर बदलाव होता है तो फिजिकल चेंज, जो कि फिजिकल चेंज जनरली कैसा होता है, रिवर्सिबल, वापस लाया जा सकता है। जनरली केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। हालांकि आगे हम लोग बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, जो केमिकल रिएक्शन भी नेचर में रिवर्सिबल है, मतलब रिएक्शन तो हो गया, प्रोडक्ट बन गया, फिर वो उल्टा भी हो सकता है। बहुत सारा केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता है, लेकिन जनरली केमिकल चेंज क्या होता है कि नेचर में इरिवर्सिबल होता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, फूड, सब रिएक्शन से रिलेटेड बात है। पेपर का बर्निंग हो रहा है, क्या हो रहा है, कंबसन हो रहा है, कंबसन नहीं हो रहा है, कंबसन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फूड ग्रेडेशन, ये भी कंबसन ही है। तो जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं सब में सब केमिकल चेंज ही हो रहा है। देखो ये बताने का मतलब इसलिए था कि जो केमिकल चेंज होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में केमिकल चेंज होता है वो इसलिए होता है कि उस ऑब्जेक्ट में केमिकल रिएक्शन हुआ है। मतलब केमिकल रिएक्शन होने के चलते ही किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है कि केमिकल चेंज होता है। मतलब जब होगा केमिकल रिएक्शन तब उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, केमिकल चेंज। या उल्टा बोले तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में हो रहा है केमिकल चेंज, मतलब उसमें हुआ है केमिकल रिएक्शन। एक लाइन का बात है कि केमिकल चेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंज है वो केमिकल रिएक्शन का ही रिजल्ट है। तो अब हम जानेंगे वो केमिकल रिएक्शन के बारे में जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का केमिकल चेंज हो रहा है। तो अब केमिकल रिएक्शन क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे लोग, ठीक है। मत समझो केमिकल रिएक्शन क्या है। तो जब कोई सब्सटेंस में चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, जब कोई एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस में चेंजिंग होगा और रिजल्ट में एक या एक से ज्यादा न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये पूरा प्रोसेस बोलेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है ना, उसका प्रॉपर्टी एकदम नया होता है। मतलब वो दसों को सब्सटेंस से मिलके ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये कोई नया सब्सटेंस बना हुआ है, तो वो सब्सटेंस का प्रॉपर्टी बिल्कुल यूनिक होगा। वो दसों में से किसी के भी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगा। मैं ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसका प्रॉपर्टी तनका से तनका से तनका से, दसों में से तनका नहीं होगा ना, चाहे किसी एक का पूरा होगा, ऐसा भी नहीं है। इसका जो प्रॉपर्टी होगी सबसे बिल्कुल क्या होगा कि यूनिक होगा। तो मतलब एकदम टोटली जो न्यू सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है वो जिस सब्सटेंस से बना है उससे कंप्लीटली यूनिक होता है। तो ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन। व्हेन वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज, then one or more than one new substance are formed with new chemical property. This process is known as chemical reaction. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, इतनी बात लिख लिया जाए। चलो बात समझा पे, देखो पे यहाँ पे क्या है, when one or more substances, सुन रहा सब, undergo change, then one or more new substances are formed। जरूरी नहीं कि ज्यादा बनेगा, एक को बन सकता है, एक से ज्यादा ही बन सकता है। सब with new माने unique chemical property, this process is known as chemical reaction। जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस में चेंजिंग होगा तब एक या एक से ज्यादा नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जिसका केमिकल प्रॉपर्टी एकदम नया रहेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबको पता है हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा, H2O। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बात समझो। जो हाइड्रोजन गैस है वो नेचर में जलने वाला है, बहुत जगह फ्यूल एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है हाइड्रोजन को। अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन जब जलता है तो एक्सप्लोजन के साथ जलता है। हाइड्रोजन गैस जब बर्न एकदम ब्राम मतलब ब्रस्टिंग साउंड रिलीज करता है, समझ में आ रहा है ना। ये एकदम बहुत स्पीड में जलता है, बहुत स्पीड में जलता है। और ऑक्सीजन गैस है, तुम लोग को पता है बिना ऑक्सीजन का कहीं भी आग लगेगा क्या, ऑक्सीजन
कंबशन करने में हेल्प करता है, बर्निंग करने में क्या करता है। तो एक वो है जो खुद जल रहा है, और एक वो है जो हेल्प जलने में क्या कर रहा है कि हेल्प कर रहा है। तो ये दोनों जलने को सपोर्ट कर रहा है, जबकि पानी का नेचर तुम लोगों को पता है, पानी क्या करता है, जलने में हेल्प करता है कि पानी को अपोज, फायर को अपोज करता है। आग बुझाने में पानी क्या आता है कि नहीं आता है। और कहीं घर और में चाहे कहीं बिल्डिंग विल्डिंग में आग लगा रहेगा तो गाड़ी आता है फायर वाला ना, पाइप निकालेगा पूरा पानी जाता है, पानी से आग को क्या किया जाता है कि बुझा जाता है। तो पानी के नीचे तो जो इसका प्रॉपर्टी है वो इसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है कि नहीं है। जो ये दोनों से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, ये नया सब्सटेंस का प्रॉपर्टी जिससे बना है उससे बिल्कुल क्या हो गया कि यूनिक है कि नहीं है। देखो सोडियम तो तुम लोगों को पता है, मतलब उसको सोडियम और पोटेशियम इतना ज्यादा मतलब हाईली रिएक्टिव होता है, उसको रखा जाता है केरोसिन में, बाहर निकालेंगे एयर से रिएक्शन कर लेगा, पानी में डालेंगे पानी से रिएक्शन कर लेगा, समझ में रखना रहा है। इसलिए उसको रखा जाता है केरोसिन में, खा लेगा मर जाएगा, ये जहर है, मतलब मुंह जल जाएगा, मुंह में पानी है ना, मुंह में भड़क जाएगा, मुंह जल जाएगा। तो इसको आदमी खा सकता है क्या। क्लोरीन तो पॉइजन है, क्लोरीन हम लोग एकदम कम अमाउंट में क्लोरीन को पानी में मिलाते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं उसमें के जर्म्स को बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उसके लाइफ साइकिल को ही रोक देता है। नहीं, क्लोरीनेशन किया जाता है जब वाटर को प्यूरिफाई किया जाएगा, तो वाटर को प्यूरिफाई में एक प्रोसेस आता है क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन किया जाता है जिससे क्या होता है कि उसमें का जर्म्स वगैरह किल हो जाता है। तो ये तो पॉइजन ही है, इसको आदमी खाएगा क्या, ये तो खाएगा तो बाजार साफ हो जाएगा। तो सोडियम वो ऐसा ही है नहीं, लेकिन ये दोनों से मिलकर क्या बना NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, नमक। इस नमक को आदमी खाता ही नहीं खाता है, बिना नमक का शायद हम खाना बनाना या बनना इमेजिन नहीं कर सकते हैं। पॉसिबल है क्या, कोई भी खाना बिना नमक का बने, खाना बिना नमक का पर गोली मारो, तन का नमक कम या ज्यादा हो जाता है, खाने वाला कंप्लेन करता है कि आज लग रहा है कि खाना में नमक कम है, आज नमक बहुत ही ज्यादा डाल दिया गया है, कंप्लेन आ जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो देखो तो प्रॉपर्टी जिससे बना हुआ है उसके प्रॉपर्टी से इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है और जिस सब्सटेंस से बना है उसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीज आता है, एक आता है रिएक्टेंट्स और एक आता है प्रोडक्ट। ध्यान से समझना, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हम लोग पढ़े ना केमिकल रिएक्शन कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस में चेंजिंग हुआ, तो एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो जो सब्सटेंस में चेंजिंग होता है कि नया का सब्सटेंस बनता है, जो सब्सटेंस में चेंजिंग होता है, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स। और चेंजिंग, ये सब्सटेंस में चेंजिंग हुआ, नया सब्सटेंस एक या एक से ज्यादा बना, तो चेंजिंग होने के बाद जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ये नया सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। हम लोग बोल रहे हैं कि जो नया सब्सटेंस बनता है और ये नया सब्सटेंस का प्रॉपर्टी पुराना सब्सटेंस एकदम यूनिक होता है, नहीं तो ये जो नया सब्सटेंस बना, इसी नया सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया उसको बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन करने के बाद चेंजिंग होने के बाद जो नया सब्सटेंस बना उसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट, जिसका एकदम यूनिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको लिख लिया जाए। रिएक्टेंट द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट, माने वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस जो जिसमें चेंजिंग होता है वो सब्सटेंस क्या बोलेंगे रिएक्टेंट। और चेंजिंग होने के बाद जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसका प्रॉपर्टी नया होता है, वो नया बना हुआ सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो द न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ रहता है, ये नए सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अगर ये एक रिएक्शन है कि कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, तो इसमें ये पूरा रिएक्शन में कौन सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, मतलब रिएक्शन से पहले मौजूद क्या रहेगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यही ना दोनों मौजूद रहेगा। ये तो रिएक्शन के बाद बना है, लेकिन अभी जब तक रिएक्शन नहीं हुआ है तब तक हमारे पास क्या मौजूद था, ये वाला पार्ट, समझ में। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है,
ये वाला पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, रिएक्टेंट। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया वो क्या हो गया, रिएक्टेंट। और इसमें ये रिएक्शन किया तो इसका फॉर्मेशन किया, तो ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तो ये रिएक्टेंट हो गया। और ये चेंजिंग होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद इससे इसका फॉर्मेशन हुआ, तो यही ना, ये तो मेरे रिएक्शन से पहले नहीं था ना, रिएक्शन होने के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो ये वाला चीज क्या हो गया, प्रोडक्ट। रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। वैसे ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। अच्छा एक इक्वेशन मान लो, हम एक इक्वेशन देते हैं कि सोडियम रिएक्शन किया मान लो H2O से, अभी सब अनबैलेंस्ड इक्वेशन है सब, तो मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ कि इवॉल्व हुआ। बता सकते हो कि इसमें कौन रिएक्टेंट से कौन प्रोडक्ट है? सोडियम और H2O क्या है कि चलो, तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तो ये हो गया रिएक्टेंट, और रिएक्शन करने के बाद ये नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। अब सब भैया रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे लोग स्टेप्स ऑफ केमिकल। देखो किसी भी मोलिक्यूल्स में जो एटम्स अरेंज होते हैं वो कोई ना कोई बॉन्ड से अरेंज होते हैं। मतलब अगर हम H2O की बात करें नॉर्मली, मान लो कि अगर हम H2O की बात करते हैं तो ये एक वाटर मोलिक्यूल हो गया हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के अराउंड 2 गो हाइड्रोजन एटम अरेंज्ड है। H2O मोलिक्यूल्स में टोटल कितने एटम हैं, 3 गो। 2 गो हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके एक H2O मोलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है। अब ये मोलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन एटम के अराउंड 2 गो हाइड्रोजन एटम अरेंज्ड है, तो कहीं ना कहीं इसके और इसके बीच में कोई ना कोई फोर्स है, तभी तो ये वाला इसको और इसको अपने अराउंड होल्ड करके रखे हुए हैं। समझ में रहा है? तो किसी भी एटम के अराउंड कोई दूसरा एटम अरेंज रहता है बॉन्ड के द्वारा। बॉन्ड के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, लोग ध्यान से बात समझो। तो किसी मोलिक्यूल्स में 2 या 2 से ज्यादा एटम जिस फोर्स से एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं वो फोर्स को बोलते हैं बॉन्ड। मतलब बॉन्ड के द्वारा ही किसी भी मोलिक्यूल्स में एटम एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। इसके द्वारा, बॉन्ड के द्वारा। हम लोग बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि किसी मोलिक्यूल्स में जो एटम अरेंज होते हैं वो जिस फोर्स से एटम एक दूसरे से अरेंज होते हैं वो फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड। तो यहाँ तक अब आगे पढ़ेंगे हम लोग आयोनिक बॉन्ड के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो फर्दर हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है, क्लास 10th में ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे लोग ना, तो अब हम केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक एटम या कोई मोलिक्यूल्स में चेंजिंग हो रहा था तो उसके बाद कुछ एटम्स या मोलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था। तो अब हम लोग को पढ़ना है स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टेप बाय स्टेप कैसे केमिकल रिएक्शन होता है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व रहता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व in a chemical reaction। मान लो कि हम लोग कोई भी एक केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं किसी एक एलिमेंट के किसी मॉलिक्यूल से या 2 गो मॉलिक्यूल्स में या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो किसी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है। मॉलिक्यूल्स टूट के पहले एटॉमिक लेवल तक आता है और उसमें जो एटम है वही एटम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन। लोग पढ़े थे लोग कि स्टेप इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो मॉलिक्यूल्स में एटम अरेंज है किस चीज से, बॉन्ड से। तो जो बॉन्ड से अरेंज है तो डायरेक्टली कोई मॉलिक्यूल तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट क्या करेगा, एटम। तो उस सब मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड टूटेगा और टूट के वो मॉलिक्यूल्स कहां तक टूट जाएगा, एटॉमिक लेवल तक। अब एटॉमिक लेवल तक टूटने के बाद वो एटम्स में फिर से रीअरेंजमेंट होगा,
है ना। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स रीअरेंजमेंट होने के बाद उन रीअरेंज्ड एटम्स के बीच में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एंड देन जब नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर वो सब रीअरेंज एटम में बॉन्ड बन जाएगा, नया मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो वही सब तो बात है कि ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स अप टू एटॉमिक लेवल, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, रीअरेंजमेंट के बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स विद इन रीअरेंज्ड एटम्स, रीअरेंज्ड एटम्स के बीच में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लो कि एक एसिड बेस रिएक्शन लेता है, जैसे मान लो कि HCl रिएक्शन किया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये बनेगा NaCl प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। इसके बारे में आगे हम अब देखो, अब यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हुआ, ये वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट, और ये रिएक्शन किया तो इस चीज का फॉर्मेशन किया, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया प्रोडक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब रिएक्टेंट में ये दोनों क्या है, एटम की मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। तो ये हम अभी तो देखे हैं कि केमिकल रिएक्शन में ये दोनों मॉलिक्यूल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसमें H और Cl है ना, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, तो अब क्या होगा, पहले का सबसे स्टेप बॉन्ड टूटेगा कहां तक, एटॉमिक लेवल तक। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन अलग, हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो सोडियम अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग, यही होगा ना, बोलो। चलो, तो अब तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया कि बॉन्ड टूटा और सब मॉलिक्यूल्स एटॉमिक लेवल तक क्या हो गया कि टूट के बन गया, यहाँ तक आ गया। अब फिर से इसमें क्या हुआ कि ये सब पहले से रीअरेंज हुआ था तब ना ये मॉलिक्यूल बना है, पहले कभी ये अरेंज हुआ होगा तब ना ये मॉलिक्यूल बना होगा, तो बॉन्ड टूटने के बाद ये अलग अलग हो गया। अब इन सब एटम्स में, अब ये सभी वो एटम है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। अब इन सब एटम में क्या होगा कि रीअरेंजमेंट होगा। तो अगर जैसे कि मान लो कि रीअरेंजमेंट हुआ है तो ये सोडियम अरेंज हो गया है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो सोडियम अरेंज हो गया है क्लोरीन के साथ, और ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये तीनों आपस में अरेंज हो गया है, बोलो। तो अब जब सोडियम और, तो अब यहां से क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। अब रीअरेंजमेंट के बाद क्या होगा, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सोडियम और क्लोरीन से जो बॉन्ड बनेगा उससे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये तीनों में जब बॉन्ड बन जाएगा, एगो ऑक्सीजन, एगो हाइड्रोजन और एगो हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, H2O। तो इतना स्टेप होता है तब जाके केमिकल रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली ये दोनों रिएक्शन करके इस दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। पहले बॉन्ड टूटेगा, एटॉमिक लेवल तक आएगा, रीअरेंजमेंट होगा, नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और तब जाके मॉलिक्यूल्स बनेगा। ऐसे केमिकल रिएक्शन होता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक। किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड रहता है, और वो फोर्स, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड कितने टाइप्स का हो गया, 3 टाइप्स का, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि अब ये बॉन्ड के बारे में हम लोग आगे जानेंगे लोग। अभी हम लोग पढ़े थे केमिकल इक्वेशन, उसके बारे में पढ़ना था, सर लेगा। चलो, मान लो कि इसी रिएक्शन को हम ऊपर लिखते हैं, ध्यान से समझना सब, ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, इसी को हम ऊपर लिखते हैं। मान लो कि हम लिखते हैं HCl माने हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। इसी रिएक्शन में कोई है हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्साइड, इसी को लिखते हैं HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। बताओ कि कौन सा लिखना ज्यादा आसान है, ये लिखना आसान है कि ये लिखना आसान है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का आसान तरीका, शॉर्टकट तरीका कौन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। तो अब नीचे वाला तो एक इतना तो समझ में आ गया, ये जो हम लिखे हुए हैं वो इसी केमिकल रिएक्शन का शॉर्टकट तरीका लिखे हुए हैं, है ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का मतलब लिखने का शॉर्ट हैंड मेथड, शॉर्टकट तरीका, जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला और सिंबल का यूज करके लिखते हैं लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। मतलब अगर ये पूरे की बात करो, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन, केमिकल
रिएक्शन, और अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन का ही होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्टकट लिखने मतलब फॉर्मूला और सिंबल का यूज करके शॉर्टकट लिखने के तरीका को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फायदा क्या है? फायदा है, हम लोग वैसे डिटेल में फायदा के बारे में डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, लेकिन अभी इतना समझ लो, एक तो ये लिखने में इतना ज्यादा टाइम लगा, ये हड़क से हो गया तो हम लोग का टाइम बचा। दूसरा ये इतना स्पेस ऑक्युपाई किया, वहां से लेकर वहां तक पहुंच गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया तो स्पेस भी बचा। तो एक तो फायदा जो अभी दिख गया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के बजाय केमिकल इक्वेशन लिखने से स्पेस बच रहा है और टाइम बच रहा है, बस एक नहीं बच रहा है। दूसरा हम लोग को फायदा ये होगा कि एक केमिकल रिएक्शन से जितना हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है उससे कई गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन उस रिएक्शन के बारे में किसी केमिकल इक्वेशन से मिल जाता है। अब कोई दिक्कत नहीं है ना। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का शॉर्टकट फॉर्मूला और सिंबल का यूज करके शॉर्टकट लिखने के तरीके को क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल इक्वेशन। लिखो, वही बात है केमिकल इक्वेशन। सुन रहे सब? केमिकल इक्वेशन द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड सिंबल कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला और सिंबल का यूज करके लिखने के शॉर्टकट तरीके को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स का, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी देखेंगे हम लोग कि बैलेंस्ड केमिकल वैसा इक्वेशन जिसमें रेस्पेक्टिव एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम बराबर हो, उसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर बराबर नहीं है, किसी एक एलिमेंट का भी नंबर ऑफ एटम ऊपर नीचे है, बराबर नहीं है, अनइक्वल है, तो वो पूरा केमिकल इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि रिएक्शन, जैसे यहीं पे देखो, अगर हम इसी रिएक्शन के बारे में बात करें कि ये रिएक्शन, ये एक इक्वेशन है ना, ये केमिकल इक्वेशन है, ये इस रिएक्शन को फॉर्मूला और सिंबल का यूज करके हम लिखे हुए हैं, ये क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन। अब चेक करना है कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड, चेक किया जाए। बात समझ पे, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब यहाँ पे देखो, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का एगो है, एगो यहाँ पे है, दूगो, और दूगो हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन बैलेंस। यहाँ पे क्लोरीन एगो, यहाँ पे क्लोरीन भी एक, सोडियम एक, सोडियम भी यहाँ पे एक, ऑक्सीजन भी एक। माने जो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में, जो एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में जितना एटम है, वो एलिमेंट का प्रोडक्ट साइड में उतना ही नंबर ऑफ एटम है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन हो गया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर बराबर नहीं रहता, जैसे कि मान लो कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये H2 plus O2 ये बनाया हमारा H2O, ये भी एक केमिकल इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो इधर देखो तो हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, घबरा गया कि नहीं घबरा गया? हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम क्या हो गया कि गड़बड़ हो गया। इधर है रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का 1 एटम है। कोई एक एलिमेंट का भी नंबर ऑफ एटम गड़बड़ा जाए, ये पूरा इक्वेशन कैसा इक्वेशन हो गया? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जब हम पूरा फुल नाम लिखे तो हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। जब उसी रिएक्शन को जब सिंबल और फॉर्मूला का यूज करके शॉर्टकट में लिखे तो हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। लास्ट टाइम हम लोग देखे थे कि केमिकल इक्वेशन दो टाइप का, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर किसी एलिमेंट का दोनों तरफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम सेम है तो बैलेंस, सेम नहीं है तो अनबैलेंस्ड, तो लिखिए जाए। ठीक है, केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स का, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड में क्या पढ़ते हैं? किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में किसी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम बराबर है तो वो इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग बैलेंस। व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज इक्वल, देन द इक्वेशन विल बी सेड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है,
अब जस्ट इसी का उल्टा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में किसी एक भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर नहीं रहेगा तो वो इक्वेशन को बोल देंगे हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। When number of atoms of respective elements in reactant and product side is not equal, then the equation will be said as unbalanced। क्या है H2 plus O2, H2O2 देखो वैसे रैंडम केस में तो H2 मतलब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, H2O बनाएगा जिसको वाटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अब इसका अपना कंडीशन है तो वो कंडीशन देंगे तो ये एक स्पेशल केस में बनता है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग को अभी बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड समझना है ना। केमिकल रिएक्शन के तो डिफरेंट केस के बारे में तो आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे ही। तो यहाँ पे देखो तो अगर रिएक्टेंट में देखें तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितना है, अब प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम कितना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम और यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर एटम, तो हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी जितना नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है एग्जैक्टली उतना ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में है। ये कौन सा इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड केमिकल। अगर इसकी बात करें मान लो कि ये इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट बढ़ता है तो कैल्शियम का इधर का एटम है एगो, मैग्नीशियम का, सल्फर का एक एगो, ऑक्सीजन का 4। ये हो गया रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट है वो किस एलिमेंट का कितना नंबर ऑफ एटम है। अगर इधर की बात करेंगे तो इधर कैल्शियम का कितना है, इधर कैल्शियम का मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सब एलिमेंट का इधर जितना नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट में वो एलिमेंट का प्रोडक्ट में भी उतना ही नंबर ऑफ एटम है। कैल्शियम का एगो तो इधर भी एगो, एगो तो ये भी एगो, इसका भी सेम वही बात है। ऑक्सीजन इधर 4 गो है, इधर भी ऑक्सीजन 4 गो है। तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम सेम है। तो ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड केमिकल। चलो इधर की बात की जाए, इधर हाइड्रोजन कितना है और इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटम बराबर है, ठीक है ना। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का 2 एटम, लेकिन ऑक्सीजन का इधर कितना एटम है और यहाँ पे हो गया ना गड़बड़, अनबैलेंस्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी एक एलिमेंट का भी नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर ना हो, अनइक्वल है, तो ये इक्वेशन हो गया अनबैलेंस्ड। तीसरी बात करें देखो रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम कितना है, एक ही है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो अब इधर रखा जाए, अब इधर प्रोडक्ट साइड में कार्बन का 1 गो है, 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, कैल्शियम Ca 1 गो है ना, ऑक्सीजन 2 गो। अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है ना और 2 गो यहाँ पे, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 गो। अब ध्यान से रखो कैल्शियम का इधर का 1 गो है और इधर कैल्शियम का तो नंबर ऑफ एटम बराबर है, कार्बन का इधर कार्बन का भी नंबर ऑफ एटम सेम है, हाइड्रोजन का इधर और इधर फंस गया, यहीं पे आ गया गड़बड़। हाइड्रोजन का गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया, ऑक्सीजन का भी इधर 1 गो है और इधर 2 गो है, ऑक्सीजन का भी गड़बड़ है। तो अगर किसी केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे तो 1 से ज्यादा एलिमेंट है, किसी एक एलिमेंट का भी नंबर ऑफ एटम बराबर ना हो, अनइक्वल है, तो ये केमिकल इक्वेशन कैसा हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं। अच्छा तू उतार लो, हाँ नीचे वाला उतार ले, सब समझने में आसान रहेगा।